लीगल ड्राफ्टिंग, रिसर्च एंड काउंसलिंग स्किल में पारंगत यश केसरी जी को दुनिया में न केवल अपने वेब कंटेंट, ब्लॉग आर्टिकल्स के लिए जाना जाता है, पर लीगल वर्ल्ड में भी हर कोई इनके नाम का लोहा मानता है। अक्टूबर 2020 में बतौर कंटेंट राइटर अपने करियर की शुरुआत करने वाले यश केसरी जी 2021 में उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में लॉ ट्रेनी थे और आज हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में एज सीनियर लीगल एग्जीक्यूटिव अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यश केसरी जी का मात्र इतने कम वक्त में यहाँ तक पहुँचना उनके मेहनत और दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। 2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से LLB कर चुके यश केसरी आज बिजनेस रिसर्च, लीगल इश्यूज और लीगल अवेयरनेस में लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। लीगल एग्जीक्यूटिव श्री यश केसरी जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, आदाब और जय हिंद मेरे भाइयों। आज हम शुरू करेंगे नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पार्ट 2 सीरीज। जैसा कि मैं पिछले सीरीज में मैंने बताया था कि हम कुछ टॉपिक्स इस वाले ये PPT में कवर करेंगे। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कंपोनेंट्स में हमारी रैड है, दैट इज रेनफेड एरिया डेवलपमेंट। दूसरा है ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट। तीसरा है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट और चौथा है ये क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो जब हम ये पिछले सेशन में आए थे तो हमने ये जाना था कि NMSA क्या होता है। ठीक है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिससे हमारे किसान भाइयों को हेल्प मिलेगी कि उनके जितने भी फार्मिंग टेक्निक्स उनको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट को थोड़ा सा और एफिशिएंट किया जाए। इसके अलावा जितनी भी हमारी ये क्लाइमेट चेंजेस है उनसे निपटा जाए। ठीक है, तो मेन हमारा फोकस ज़्यादातर रेनफेड एरिया डेवलपमेंट पे रहता है, इसलिए RAD बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग आ जाएगी, वाटर यूज एफिशिएंसी है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट है और रिसोर्स कंजर्वेशन है। ठीक है, तो अब हम जब पिछले बार हमने डिस्कस किया था तो हमारे ये 4 कंपोनेंट्स थे। ठीक है, जिसमें से हम पहले की ओर आगे बढ़ते हैं, दैट इज रेनफेड एरिया डेवलपमेंट। ठीक है, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट एक जो प्रोग्राम है वो NMSA के तहत लॉन्च किया गया 2011 से 12 की सीरीज में। ठीक है, इसमें इंश्योर किया जाएगा कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेनफेड एरियाज में एक समान बनी रहे। ठीक है, एक समान से मेरा मतलब है कि अगर कोई क्राइसिस भी आती है तो उससे निपटा जा सके। ठीक है, इसमें क्या है कि इससे फार्मर्स की लाइफ, हमारे किसान भाइयों की जिंदगी इम्प्रूव हो पाएगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब है कि रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है, सॉइल को टेस्ट करके, उसकी pH लेवल को चेक करके, कुछ इसके अलावा सब्सिडी दे करके, इसके अलावा कितने फर्टिलाइजर्स समय समय पर इस्तेमाल किए जाएंगे उनको समझ करके, और फार्मर्स को ऐसी अपॉर्चुनिटी देना कि वो अपनी फार्मिंग टेक्निक्स को इम्प्रूव कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग ग्रोथ कर पाए। ठीक है, इसके अलावा हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जब रैड की हम बात करते हैं तो रैड के कुछ ऑब्जेक्टिव्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि पहला है कि जो हमारी एग्रीकल्चरल टेक्निक्स हैं या एग्रीकल्चरल हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको हम इम्प्रूव कर पाएँ। दूसरा है कि मान लीजिए क्रॉप फेलियर हो जाए तो इसको हम ज़्यादा कम कर सके, ख़त्म तो नहीं कर पाएंगे पर हाँ कम कर सके। ठीक है, तीसरा है कि रेनफेड वाले पार्ट में जहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है, अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो उसको भी एफिशिएंसी पे हम कर पाएँ। ठीक है, उसको रीस्टोर कर पाएँ। मान लीजिए हमारी कोई भी ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो हम पानी के ज़रिए चीज़ों को व्यवस्थित कर सकें। ठीक है, इसके अलावा फार्मर्स की इनकम जो है, ठीक है, उनकी लाइवलीहुड सपोर्ट है उसको एनहांस कर पाएँ। ठीक है, अब हमारे ऑब्जेक्टिव के ही पार्ट में हमारे फार्मर्स भाई जो कि हमारे इस पार्ट में ये एलिजिबल हैं, उनमें से पहला है फार्मर्स कंपनीज। ठीक है, तो फार्मर्स भाई हमारे जो बिजनेस करते हैं वो अक्सर इस पार्ट में अपने आप को एनरोल कराते हैं, तो उससे उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं
काफ़ी फार्मर्स भाइयों को बिजनेस करना अच्छा लगता है, बट बिजनेस में भी अपने बिजनेस को जब रजिस्टर कराते हैं तो उनको और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसा कि NMSA का रैट प्रोग्राम है। ठीक है, हमारी फार्मर्स सोसाइटीज़ जो कि रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, फार्मर्स भाई अपने एक साथ हाथ मिला करके अपनी एक सोसाइटी तैयार कर लेते हैं। ये सोसाइटी स्मॉल कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ होती हैं, ये छोटे स्तर पर काम करती हैं, इसलिए ये प्रोग्राम के तहत इसमें ये एलिजिबल है। ठीक है, फार्मर्स कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक बहुत बड़ा पार्ट है इंडिया में। ठीक है, पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सब जानते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्क फॉर द प्रॉफिट ऑफ देयर मेंबर्स। सिमिलरली यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाएगी, फार्मर्स उसको अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज में यही अंतर होता है कि कंपनी के जो लोग होते हैं दे वर्क फॉर द प्रॉफिट ऑफ कंपनी, अदरवाइज कोऑपरेटिव सोसाइटीज में पीपल वर्क फॉर द मेंबर्स। इसी तरह हमारे फार्मर्स भाई हैं जो अपने एक दूसरे के लिए जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं ताकि उनका लाइवलीहुड सुधर सके, तो वो भी इस प्रोग्राम के तहत योग्य है। ठीक है, इसमें सपोर्ट क्योंकि थोड़ा कम रहता है, ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिया जाता, फार्मर्स भी अपने लिए सपोर्ट ले सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा इन्हें कि हर कोई आ जाए हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए हमें चाहिए। ये तीन जो हैं, इन तीन में अगर आते हैं तो इनको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा लोगों को सपोर्ट दिया जाएगा तो इससे लोगों के राइट्स को वायलेट हो जाएंगे, फार्मर्स के राइट्स। ठीक है, अब इसके बाद है फाइनेंशियल सपोर्ट। अब इसमें जब हमारे फार्मर्स भाई यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट में किस तरीके से सपोर्ट ले सकते हैं वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, पर फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो हमारे जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ठीक है, हमारी जितनी स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईकार हो गया, हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है, इसके अलावा इक्रिसैट हो गया, जो इंटरनेशनल कंपोनेंट्स हैं, अगर इंटरनेशनल संस्थाओं से लेना चाहें तो इक्रिसैट से ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आत्मा, दैट इज एग्रीकल्चरल टेस्टिंग मैनेजमेंट एजेंसीज। ठीक है, इसके यहाँ से हमारे फार्मर्स भाई सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, और जब उन्हें ज़्यादा मदद चाहिए, जैसे कि 2 या 2 से कंपोनेंट से ज़्यादा अगर उन्हें मदद चाहिए तो उस पर भी मदद मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम और डिस्कस करेंगे कि एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी वेरी करती हैं, फार्मर्स भाइयों को अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, उसके हिसाब से वो मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो अब कैसे मदद मिलेगी, अगर फार्म साइज 2 हेक्टेयर का है, ठीक है, तो असिस्टेंस कितनी मिलेगी, अराउंड 1 लाख रुपीज। सेमी एरिड एरियाज हैं तो 80,000 रुपए की मदद मिलेगी, सब ह्यूमिड एरियाज में भी मदद मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी फार्मर इन लिमिट्स से बाहर जा करके असिस्टेंस नहीं ले सकता। ठीक है, इसके पर जहां पर कंस्ट्रक्शन या रिनोवेशन की बात आएगी, क्या बात आएगी, कंस्ट्रक्शन या रिनोवेशन, किसके कंस्ट्रक्शन या रिनोवेशन की बात कर रहे हैं, फार्म पॉन्ड्स हो गए या पॉली हाउस। पॉली हाउस की दूसरी मीनिंग है ग्रीन हाउस। ठीक है, ग्रीन हाउस और पॉली हाउस में सिर्फ छोटा सा अंतर ये होता है कि ग्रीन हाउस में ग्लास हाउस यूज किया जाता है और पॉली हाउस में शीट्स यूज किए जाते हैं, शीट्स ऑफ प्लास्टिक दैट आर ट्रांसपेरेंट। जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उनको पॉली हाउस संबंधित कहते हैं, बट दे हैव द सेम वर्किंग ऑफ ग्रीन हाउस। तो अगर इनका कंस्ट्रक्शन होना है या इनका रेनोवेशन होना है तो ऐसे केस में उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दी जाएगी, दैट मीन्स दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दीज लिमिट्स। ठीक है, अब अगर क्रेडिट सपोर्ट जो है अगर बचता है तो उसको बैलेंस आउट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा उनको दे दिया गया तो ज़्यादा दे दिया गया, कल को चल के और मांगेंगे तो उस पर वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर उन्हें छोटी पॉली हाउस बनानी है, हम नहीं कहते कि अगर बड़ी पॉली हाउस बनानी है तो असिस्टेंस उतनी लेवल की नहीं मिल पाएगी, पर अगर छोटी पॉली हाउस बनानी है जिससे उनका एक बेसिक ज़रूरत पूरा हो जाए तो वो उस स्कीम के तहत एलिजिबल है। ठीक है, या इसमें कैश क्रॉप्स बनाएं जिसमें वेजिटेबल्स, फ्लावर्स ये सब आ जाएं तो इसके तहत भी वो योग्य हैं। ठीक है, अब इसकी जो ये प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी है, दैट मीन्स कौन सी सरकारी एजेंसी, अब हमने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी किसी को अपनी इस पावर को डेलीगेट किया है, वो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में आई थी, यहाँ पे लिखा नहीं पर मैं बता रहा हूँ।
तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में आई थी। 2007 में आने के बाद से इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पहले इसमें 100% मदद दी जाती थी 2013 से 14 तक, फिर धीरे 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 करके इसको 60-40 के रेशियो में ये किया गया। 100% सेंट्रल असिस्टेंस दी जाती, स्टेट असिस्टेंस नहीं होती क्योंकि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, पर इसको स्टेट लेवल पे लॉन्च किया गया। फिर 15-16 की बात में आए तो 15-16 में इसमें स्टेट को खत्म करके इसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चली। फिर एक वक्त ऐसा आया कि 17-18 के बाद से 60-40 का एक रेशियो बन गया कि 60% मदद सेंट्रल करेगी और 40% मदद स्टेट करेगा किसान की। पर इसमें भी एक कैच है, दैट इज 90-10 का जो रेशियो है वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चलेगा और इसके अलावा हिमालयन स्टेट्स में चलेगा। दैट इज 90% मदद आपको सेंट्रल करेगा, 10% मदद आपकी स्टेट करेगा, ठीक है। और यूनियन टेरिटरीज की बात करें, जहां पर हमारे किसान भाई यूनियन टेरिटरीज में किसानी कर रहे हैं, जहां पे वो बिजनेस कर रहे हैं, उनकी बिजनेस नीड्स को पूरा करने के लिए यूनियन टेरिटरीज में पूरी तरह सेंट्रली असिस्टेड, दैट इज 100% सेंट्रल मदद करेगा, ठीक है। फोकस्ड एरियाज, ठीक है। फोकस्ड एरियाज इसमें क्या क्या है? हमारा मेन एरिया जहां तक है वो कल्टीवेटेबल लैंड है। अब ऐसे नहीं बैरन लैंड्स को हम ले लेंगे, वहां पर रेजिस्टेंस देने का वैसे भी कोई मतलब नहीं है अनलेस पॉली हाउसेस तैयार हो, ठीक है। तो कल्टीवेटेबल लैंड, ठीक है, ऐसे लैंड्स जिन पे फार्मिंग हो सके, ठीक है, जहां पे चीजें उगाई जा सके, ठीक है, उनको रैडपी के अंदर कवर किया जाएगा। दैट इज रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जिनकी ये प्रोडक्टिविटी हाई हो, ठीक है। इसके अलावा रेनफेड एरियाज में प्रायोरिटी भी दी जाएगी, जैसे कि ज्यादा प्रायोरिटी सेमी एरिड एंड सब ह्यूमिड सिस्टम्स को दिया जाएगा, इकोसिस्टम्स को दिया जाएगा, ठीक है। सेमी एरिड मतलब जहां पर साल भर में आधा टाइम तो बारिश ना हो पर आधा टाइम बारिश हो जाए, और जहां पर बहुत ज्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट होता हो, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे, द डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग लेस देन 60% ऑफ द कल्टीवेटेड एरिया, ठीक है, अंडर इरिगेशन एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय एरिड, सेमी एरिड एंड सब ह्यूमिड, ऐसे एरियाज को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। एरिड में 31 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, सेमी एरिड में 133 एंड सब ह्यूमिड में 175, ठीक है। इसके बाद हम स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन की ओर जाएंगे। तो स्कीम के जब इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं कि कैसे इस स्कीम को इम्प्लीमेंट की जाएगी, तो उसके केस में एरियाज जो ऑलरेडी डेवलप किए जा चुके हैं वाटरशेड प्रोग्राम्स में, उनको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एरियाज जहां पर वाटर रिसोर्सेस को मनरेगा स्कीम के अंदर, MOWR स्कीम के अंदर डेवलप किया गया है, उनको ज्यादा तवज्जो मिलेगी, ठीक है। एरियाज जहां पर अभी भी ऑनगोइंग डेवलपमेंट है वाटरशेड डेवलपमेंट ये प्रोग्राम में, उनको तवज्जो दी जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद इसमें ऐसी भी कम्युनिटी ऐसी भी हैं, जैसे द एरिया वेयर सम कम्युनिटीज आर बीइंग प्रमोटेड थ्रू द NMSA, ठीक है, नेशनल मिशन हेल्थ मिशन, ऐसे भी एरियाज में रैडपी को कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। और ऐसे एरियाज जहां पर क्षमताएं हैं कि वहां पर भी फार्मिंग हो सकती है, तो वहां पर भी इस रैडपी प्रोग्राम को चलाया जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं फंड्स को रिलीज करने का क्या तरीका है। फंड्स को रिलीज करने के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय कृषि RKVY स्कीम में इसको चलाया जा रहा है, तो इसमें जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो उनकी एक डिवीजन तैयार होगी, वहां से जितने भी फंड्स उनको रिलीज करें। इसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की, जिसके तहत सारे प्रोग्राम्स हमारे किसान भाई सीधा डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उनको डायरेक्ट फंड्स रिलीज कर दिए जाएंगे, सेंट्रली असिस्टेड एंड स्टेट असिस्टेड, ठीक है। परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए भी अलग अलग टीम्स बनाई जाएगी, ठीक है। जैसे कि लिखा है विल बी मॉनिटर्ड एज पर द ऑनलाइन प्रोग्रेस, जैसी जैसी ऑनलाइन प्रोग्रेस चल रही है वैसे वैसे चीजों को डेलीगेट किया जाएगा, चीजों को रिलीज किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक बेनिफिशियरी कार्ड बनाया जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब इतनी असिस्टेंस दी जा रही है तो उसमें एक कार्ड बनना तय है। कार्ड से ये पता चलेगा कि कौन से किसान भाई को कितनी मदद दी जा रही है, कितने समय पर मदद दी जा रही है, किस किस तरीके के लिए मदद की जा रही है, और अगर उनके पास कोई सुझाव है, कोई रेजिस्टेंस है, कुछ बताना चाहें तो उस कार्ड के थ्रू सरकार को बता सकते हैं, ठीक है। लिखा है द सेलेक्टेड फार्मर्स विल बी सप्लाइड अ बेनिफिशियरी कार्ड इन विच एंट्रीज विल बी मेड फॉर ऑल असिस्टेंस प्रोवाइडेड विद रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके बाद
अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट पर, वो है ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट। नाम से ही पूरा मतलब है, ठीक है। इसमें क्या है कि हम फार्मिंग पर अपने पानी का उपयोग कैसे कर रहे हैं इतना बताएगा, ठीक है। पानी का ज्यादा उपयोग हो रहा है तो फसल भी खराब हो सकती है, कम पानी आ रहा है तो फसल हो सकता है ना अच्छे से होके। तो काफी हद तक का खेल पानी के ऊपर निर्भर है। अगर पानी में सैलिनिटी ज्यादा है तो भी दिक्कत कर जाएगा, अगर पानी में एसिडिटी ज्यादा है दैट इज अल्कलाइन, अगर अल्कलाइन वाटर भी है तो भी दिक्कत कर सकता है। तो चीजों को नाप तोल कर अच्छे से हम मैनेजमेंट करेंगे, दैट इज ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट। तो विल फोकस प्राइमरी ऑन वाटर एफिशिएंसी, पानी कितने अच्छे से आप इस्तेमाल करते हैं, हमारे किसान भाई कितने अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, उस पर मैनेज करता है। आप लोग अगर आप लोग गार्डनिंग करते हैं, ठीक है, रूफ टॉप गार्डनिंग करते हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जब पानी पेड़ों में ज्यादा पड़ जाते हैं तो पेड़ हमारे खराब हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर फार्म्स पर पानी ज्यादा हो जाए तो पेड़ खराब होने का डर बना रहता है, ठीक है। तो क्या लिखा है, बाय प्रोमोटिंग एफिशिएंट ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, दिस विल नॉट ओनली फोकस ऑन एप्लीकेशन एफिशिएंसी बट इन कंजंक्शन विद आरडी कंपोनेंट also will emphasize on effective harvesting and management of rain water। अभी मैंने जितनी बात बताई उसी को यहां पर मैंने प्रेजेंट किया, ठीक है। अब इसके बाद आएंगे, असिस्टेंस एक्सटेंड की जा सकती है कैसे, फॉर अडॉप्टिंग वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज। अब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले के जमाने में वेल्स हुआ करते थे, कुएं हुआ करते थे, पर कुएं से अब हटकर हम वाटर, ये कैनाल सिस्टम पर आ गए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के पास सबमर्सिबल सिस्टम्स हैं जिसकी मदद से वो जब पानी नहीं बरसता है तो पानी बरसने पर निर्भर नहीं करते, वो ग्राउंड वाटर से अपनी फसलों को पे काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट पे जब हम आएंगे तो लिखा है एम्फेसिस विल आल्सो बी गिवन टू मैनेज एंड इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज ऑफ कॉमन्स बाय इन्वॉल्विंग द वाटर यूजर्स एसोसिएशन, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एसोसिएशन भी हैं, उनके भी थ्रू हम अपना काम चलाएंगे, उनके भी थ्रू हम अपने नॉलेज शेयर करेंगे और उनके भी थ्रू हम वाटर मैनेजमेंट करना सीखेंगे, ठीक है। वाटर टू कंजर्व वाटर ऑन फार्म इटसेल्फ, फार्म पॉन्ड्स भी बनाए जा सकते हैं मनरेगा की मदद, जो मनरेगा फंड्स मिलेंगे, और अर्थ मूविंग मशीनरी जो है उसको भी इंप्लीमेंट किया जाएगा टू द एक्सटेंट मैनुअल डिगिंग अंडर मनरेगा। अब ऐसा नहीं है कि फार्म पॉन्ड्स बना रहे हैं तो खूब बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए, ठीक है, तो उससे बड़े बड़े गड्ढे खोदने से क्या होगा कि पानी ज्यादा भर जाएगा। तो एक एफिशिएंसी के लेवल से हम काम चलाएंगे। मैंने पहले भी बताया था कि जब पहले के जमाने में कुएं हुआ करते थे तो कुएं के अंदर से पाइप निकाल करके काम किया जाता था, ठीक है। अब क्या है, सबमर्सिबल सिस्टम से काम हो रहा है, अब क्या है, फार्म पॉन्ड से काम किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। तो अब केवल पानी से ही तो काम नहीं होगा, ठीक है, केवल अच्छी अच्छी टेक्निक से काम नहीं होगा। अगर हम सॉइल की हेल्थ को अपने दिमाग में लेकर चलें कि सॉइल हमारी कैसी है, अच्छी है। आप सभी ने सॉइल, कितने टाइप्स की सॉइल है इसके बारे में पढ़ा होगा, ब्लैक सॉइल है, ये एलुवियल सॉइल है, ठीक है, रेड सॉइल है जो एमपी में पाई जाती है। तो बहुत ढेर सारी टाइप्स की सॉइल होती हैं जिसके हिसाब से फार्मिंग टेक्निक सूटेबल है या सूटेबल नहीं है ये तय होती है, ठीक है। तो जब हम सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट पे जाते हैं तो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट को डिसाइड करने के लिए इसमें लिखा है विल एम एट ये प्रोमोटिंग लोकेशन एज वेल एज क्रॉप स्पेसिफिक सस्टेनेबल सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है, इंक्लूडिंग रेसिड्यू मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस बाय वे ऑफ क्रिएटिंग एंड लिंकिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। अभी मैंने जितनी बात बताई वो सब यहाँ पर सम अप किया है। तो सीधी सिंपल बात ये है कि जब हम ऐसी प्रैक्टिसेस को अपनाएंगे तो हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको कितने टर्म्स में कहाँ कहाँ कैसे अप्लाई किया जाए उसकी रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से हम फार्मिंग अपना चूज करेंगे, ठीक है। हमारे किसान भाइयों के जो बिजनेस हैं वो इस पे भी काफी हद तक डिपेंड करते हैं कि सॉइल की हेल्थ कैसी बनी है, ठीक है। अब सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड फॉर वेरियस इंप्रूव्ड पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस based on land use and soil characteristics generated through geographical information system GIS based ये thematic images and database on land, ठीक है। मतलब क्या है, मोटे मोटे मतलब ये है कि जीपीएस का इस्तेमाल करके, जैसे कि आप गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं तो गूगल मैप की तरह
सरकार जीपीएस से आपके लैंड को लोकेट करेगी, वहां अपनी टीम भेजेगी, वो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी चेक करेंगे कि आपकी सॉइल में न्यूट्रिएंट कैपेसिटी कितनी है, कितने न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, उसका कितना पीएच लेवल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसके हिसाब से आपका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। वो जो रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा उसके हिसाब से आप NMSA के तहत जितनी एग्जिस्टेंस है वो आप ले सकते हैं। हमने डिस्कस किया था कि कितनी एग्जिस्टेंस ली जा सकती है, तो अभी 60-40 का रेशियो चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट एंड में 90-10 का रेशियो है, एंड यूनियन टेरिटरीज में 100% का रेशियो है। ठीक है, तो अब इसमें सर्वेस किए जाएंगे। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर आप अप्लाई नहीं भी करते हैं तो सरकार अपनी तरफ से लोगों को भेजती है। ये स्टेट का काम है कि वो अपनी तरफ से लोगों को भेजे, डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल्स पर, पंचायत के लेवल पर भी, जहां पर वो जो लोग आएंगे आपके फार्मिंग सिस्टम्स को एनालाइज करेंगे, आपकी सॉइल की हेल्थ कितनी जरूरी है, आप वाटर का यूज कितना कर रहे हैं, वाटर को कितने अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आपके टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि एसिडिटी सॉइल की ज्यादा हो जाए, एसिड उसमें ज्यादा हो जाए, अल्कलाइन हो गया हो या सलाइन हो गया हो, उन सब कंपोनेंट्स को भी जांचेंगे और परखेंगे। ठीक है, द कंपोनेंट विल बी इंप्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो लिखा है कि इस कंपोनेंट को डेवलप किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो जाहिर सी बात है। इसके अलावा सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया, इतने लोगों की मदद से इस कंपोनेंट को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में इतनी लिमिटेशंस के होने के बावजूद, काफ़ी टाइप की लिमिटेशंस है कि जैसे कि स्टाफ नहीं होना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होना कहीं कहीं जगह। ठीक है, फील्ड लेवल पे कहीं कहीं जाना पॉसिबल नहीं होता, किसी किसी पंचायत लेवल पर। अब जैसे हम बात कर ले ट्राइबल एरियाज की, ठीक है, ट्राइबल एरियाज में ज़्यादातर लैंड सर्वे पॉसिबल नहीं होता, वहाँ लोगों की मदद के बगैर आप नहीं जा सकते, कुछ एरियाज रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। ठीक है, कहीं तक खुद सरकार भी नहीं पहुँच पाती और कहीं तक लोगों को इतना स्टाफ नहीं होता या इतनी सैलरी देनी पॉसिबल नहीं हो पाती कि वहाँ पर सरकार अपनी स्टाफ लगा पाए, तो ऐसी जगह सॉइल की टेस्टिंग नहीं हो पाती है। तो ये लिमिटेशन फैक्टर्स हो गए। ठीक है, कहीं कहीं फंड्स अवेलेबल नहीं हो पाते, जाहिर सी बात है, जब फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे तो स्टाफ नहीं होगा। ठीक ठीक, कहीं पर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं हो पाती। अब जीपीएस हर जगह अवेलेबल है पर काफ़ी जगह अवेलेबल नहीं हो पाता, हिल्स हो गए, टेरेन्स हो गए। ठीक है, प्लेन्स में ज़्यादातर हो जाता है, पर जहाँ हिल्स की बात आती है वहाँ पर नेटवर्क नहीं मिल पाता। आपके मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता तो उनका भी नेटवर्क नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसके अलावा फील्ड लेवल पर, अब इसके अलावा क्या आएंगे, लिखा है A public-private partnership model may be adopted by states depending upon the private partner strength. ठीक है, अब ऐसी लिमिटेशन फैक्टर्स को खत्म करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, मैंने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था इस बात को कि ऐसे लिमिटेशन फैक्टर्स को खत्म करने के लिए सरकार प्राइवेट लोगों के साथ हाथ मिला सकती है, और वो हाथ मिलाने के बाद वो कमियों को डिस्कस करके खत्म किया जा सकता है। जैसे पंचायत लेवल के लोगों के साथ बैठ करके उनकी बातों को समझ करके, कि जरूरी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट के लोग वहां पर चले जाएं, जरूरी ये भी है कि उनकी बात को समझ करके आगे स्टेप्स लिए जाएं। ठीक है, इसके अलावा द प्राइवेट पार्टीज कैन बी इंकरेज टू सेट अप टू सॉइल टेस्टिंग। ठीक है, तो प्राइवेट पार्टीज से इंकरेजमेंट उनको दिया जा सकता है कि वो सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटीज डेवलप कर सके। ठीक है, सेलेक्टेड एरियाज में। ठीक है, अब इसमें कंपनीज भी आ सकती हैं, कोऑपरेटिव। अब मैंने डिस्कस किया था कि जो ये एलिजिबल पार्टीज हैं असिस्टेंस के लिए वो कुछ अलग हो सकती हैं, बट जब प्राइवेट पार्टीज को एंगेज किया जाएगा तो वो कोई भी हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म्स हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा कंपनीज हो सकती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकती हैं, कोई भी लीगल एंटिटी सरकार के साथ यहाँ पे एलिजिबल है कि वो लैंड सर्वे कर सके, लैंड सर्वे करके सॉइल की टेस्टिंग का पता लगा सके। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे आखिरी फैक्टर पर आखिरी फैक्टर पर आने से पहले एक चीज और डिस्कस करना जरूरी है कि सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में सॉइल हेल्थ कार्ड यूज किए जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट सॉइल हेल्थ कार्ड्स ऐसे कार्ड्स होते हैं जिसमें पूरी रिपोर्ट कार्ड होती है। ठीक है, जैसे मैं अगर मेरे किसान भाई मेरे को समझ रहे हो तो उनकी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होगी, उनके नहीं, उनके लैंड की। ठीक है, तो उनके लैंड की एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होगी। उस रिपोर्ट कार्ड में यह बताया जाएगा कि उनके लैंड का पीएच लेवल कितना है, उनकी लैंड में कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनके लैंड में कितने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कितनी उपजाऊ है, कितनी उपजाऊ नहीं है, फर्टिलाइजर्स
की जरूरत कितनी पड़ेगी, ठीक है, और इसके अलावा क्या बायो फर्टिलाइजर्स की जरूरत है तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस रिपोर्ट कार्ड के फायदे क्या हैं? सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड हमारे किसान भाई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सॉइल हेल्थ कार्ड की वेबसाइट पर जाकर के अपने कार्ड्स बनवा सकते हैं। फायदा क्या होगा? इसके फायदे ये हैं, आपको ये पता चलेगा कि आपको खाद कितनी डालनी है, फर्टिलाइजर्स कितने यूज करने हैं, ठीक है। अब आप अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स ज्यादा यूज करते हैं तो आपकी फसल खराब हो सकती है, ठीक है, आपका लैंड खराब हो सकता है कि अगली बार ढंग से लैंड पे आपके क्रॉप्स ना उग पाए, ठीक है। अब अगर फर्टिलाइजर्स कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो क्या बायो फर्टिलाइजर्स के लिए आपकी क्रॉप्स एलिजिबल हैं? या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी क्रॉप्स में फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज की जरूरत ना पड़े क्योंकि आपकी जमीन ही उपजाऊ है। तो जहां जमीन उपजाऊ है वहां पर आपको फर्टिलाइजर्स कम से कम इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। ये फायदा है सॉइल हेल्थ कार्ड का, ठीक है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में हमने समझा कि सॉइल हेल्थ कार्ड से आपको मदद मिलेगी अच्छे से अच्छा बिजनेस करने की, ठीक है। अब हम आते हैं आखिरी कंपोनेंट पर। आखिरी कंपोनेंट क्या कहता है? क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मॉनिटरिंग, मॉडलिंग एंड नेटवर्किंग। तो मोटे मोटे में हम ये समझेंगे कि अगर क्लाइमेट फैक्टर बिगड़ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, ये इंसान के बस में नहीं है कि हम चाहें तो बारिश हो जाए, हम चाहें तो सूर्यदेव आ जाए, हम चाहें तो रात हो जाए, ऐसा नहीं है। ये एक स्पेसिफिक टाइमिंग पर है और अगर नेचर चाहे तो सब चीजें बर्बाद हो सकती हैं। जैसे कि हम रीसेंट सिनेरियोज में देख रहे हैं, पानी कहीं कहीं ज्यादा बरस रहा है, कहीं कहीं एकदम ही डिफिशियंसी हो गई है, पानी बरसता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम अपनी क्रॉप्स को कैसे और कितने अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं वो भी नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंजेस में सबसे बड़े चेंजेस तो फ्लड्स होते हैं, ड्रॉट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई एक्ट्स ऑफ गॉड हो जाएं, भगवान जी अगर कुछ और कर दे तो बात अलग है, नहीं तो ज्यादातर फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, ठीक है, सूखा पड़ जाना और बारिश हो जाना, ठीक है। इससे निपटने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो दिस विल प्रोवाइड क्रिएशन एंड बाय डायरेक्शनल साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट्स, डिसेमिनेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बाय वे ऑफ पायलटिंग क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन। तो सीधी सिंपल भाषा में तो ऐसी एजेंसीज को क्रिएट किया जाएगा जो कि चीजों को एनालाइज कर सकें, ठीक है। हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटी है जिससे कि हम क्लाइमेट को पढ़ सके कि आगे आने वाले दिनों में हमारा क्लाइमेट फैक्टर्स कैसा रहेगा, आगे आने वाले महीनों में क्लाइमेट कैसा रहेगा। पहले के जमाने में इतनी क्लाइमेट फैसिलिटीज नहीं होती थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हो पाती थी कि हम आगे की चीजों को पढ़ पाएं, पर अब ऐसा संभव है। पहले के लोग मतलब ये किताब पे ज्यादा रहते थे, पहले के लोग बहुत ज्यादा ही रियलिस्टिक तरीके से चलते थे कि हवा में उंगली करके ऐसे बता दें कि आज बारिश होगी नहीं, पर ऐसा अभी इतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर किसान भाई इन टेक्नोलॉजीज का फायदा लें तो अपनी क्रॉप्स को गवर्न कर सकते हैं कि कितनी क्रॉप्स के लिए पानी कितना चाहिए आगे। अगर कल को बारिश ज्यादा होगी तो आज पानी कम डालेंगे, कल को बारिश नहीं होगी तो पानी ज्यादा डालेंगे, सीधी और सिंपल बात, ठीक है। इसके अलावा इसमें डेडिकेटेड एक्सपर्ट टीम्स लगाई जाएंगी। मैंने पहले ही बताया था एजेंसीज को भी लगाया जा सकता है, प्राइवेट पार्टीज को लगाया जा सकता है कि वो अपने क्लाइमेट को मॉनिटर कर पाए, ठीक है। ऑफ टेक्निकल पर्सनल विल बी क्या लिखा है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड विद इन national mission to rigorously monitor and evaluate the mission activities thrice in a year। तो साल में 3 बार कम से कम क्लाइमेट को मैनेज किया जाएगा, दैट इज एनालाइज किया जाएगा कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स कैसे चल रहे हैं, उनमें आगे हमें कैसे बढ़ना है, ठीक है। और इसी हिसाब से हम नेशनल कमिटी को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। जब नेशनल कमिटी को इन्फॉर्म हो जाएगा तो वो स्टेट लेवल को इन्फॉर्म करेंगी, स्टेट लेवल को इन्फॉर्म होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल को इन्फॉर्म करेंगे, डिस्ट्रिक्ट के बाद आती है लोकल लेवल्स पर पार्टीज को, लोकल लेवल्स के बाद आता है हमारे पंचायत पे, पंचायत के बाद आते हैं हमारे क्लस्टर लेवल्स पर जो छोटे छोटे हमारे किसान के ग्रुप्स होते हैं, ठीक। ऐसे करके क्लाइमेटिक फैक्टर्स को हम लोगों को बता सकते हैं। लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव पायलट ब्लॉक्स विल बी सपोर्टेड टू इलस्ट्रेट फंक्शनल मैकेनिज्म, ठीक है। तो हम छोटे छोटे ब्लॉक्स तैयार करेंगे ताकि हम लोगों को समझा सकें कि हमारा क्लाइमेट है वो कैसे काम करेगा।
फॉर डिसेमिनेशन ऑफ रेनफेड टेक्नोलॉजीज, ठीक है, फॉर प्लानिंग, फॉर कन्वर्जेंस एंड कोऑर्डिनेशन विद फ्लैगशिप स्कीम्स जैसे कि मनरेगा हो गई, ठीक है, IWMP हो गई, ठीक है, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना है, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी नेशनल मिशंस हैं जिसमें हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स को अगर एनालाइज कर ले तो हमें उस हिसाब से रेजिस्टेंस मिल सकती है, ठीक है। सच एन इंटीग्रेटेड एक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट फ्लोज अक्रॉस एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक एंड अदर ये प्रोडक्शन सिस्टम्स, जिससे कि हार्नेस कर पाए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर हम अपने क्लाइमेटिक फैक्टर्स को समझ पाए तो हम एग्रीकल्चर को ही नहीं समझ सकते हैं, एग्रीकल्चर के अलावा हमारी लाइफ स्टॉक्स को भी समझ सकते हैं, ठीक है। मैंने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था कि नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं है कि हम केवल एग्रीकल्चर को ही मैनेज करें, इसके अलावा हम लाइफ स्टॉक्स को भी मैनेज करेंगे। लाइफ स्टॉक्स में हमारे क्या क्या आते हैं, जैसे हमारे पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, फिश फार्मिंग हो गई, ठीक है। तो इन सब के लिए भी हमें क्लाइमेट फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। मछली आप कितना पालन कर सकते हैं, मछली पकड़नी है तो उसके लिए कौन सा टाइम ज्यादा उपयुक्त है, ये सब भी हमें देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे क्या होगा, विल हार्नेस द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द रेनफेड ये प्रोडक्शन सिस्टम्स, imparting sustainability of local production systems while negotiating the climate change risks, ठीक है। तो हम बहुत सारी अपनी प्रोडक्शन को मैनेज कर पाएंगे जिससे कि हम अपने फार्मिंग को सही कर पाएं, ठीक है। कंजोर्टियम अप्रोच लिया जाएगा। कंजोर्टियम अप्रोच में क्या होगा, कंजोर्टियम अप्रोच विल बी इवॉल्व्ड विद वेरियस स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो कंजोर्टियम अप्रोच का मतलब सीधा सीधा ये है कि हम और भी पार्टीज को इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि अकेले वैसे भी इतने बड़े लेवल पर काम करना संभव नहीं है। तो बड़ी बड़ी पार्टीज जो एक्सपर्ट पार्टीज हैं उनको भी यहाँ पर लिया जाएगा, इन्वॉल्व किया जाएगा, ताकि हमारे जो फार्मर्स बिजनेस है उसको सही तरीके से गवर्न किया जा सके, ठीक है। जिनके पास नॉलेज होगी, इंक्लूडिंग नॉलेज पार्टनर्स लाइक द स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, तो साउथ को भी हम इन्वॉल्व कर लेंगे। दैट इज स्टेट एग्रीकल्चर, हर स्टेट के पास अपनी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी होती है जिसके यहाँ बहुत ही मतलब एक्सपर्ट प्रोफेसर्स होते हैं, उनके पास इतनी नॉलेज होती है कि वो क्लाइमेट को समझ सकते हैं, ठीक है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हो गए, इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, आईकार है, ठीक है। और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो सकती है, छोटे छोटे लेवल्स पे भी इन्वॉल्व हो सकती है, स्टेट लेवल्स पे भी इन्वॉल्व हो सकती है, जिससे कि क्या होगा, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगा, ठीक है। सिंगल विंडो क्लियरेंस का मतलब क्या है कि एक नेशनल पोर्टल बना होगा, उस नेशनल पोर्टल पे जाकर किसान भाई हमारे अपने बिजनेस के थ्रू असिस्टेंस ले पाएंगे, ठीक है। अपने बिजनेस के लिए वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स को समझ पाएंगे, ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट में बी प्रोवाइडेड, क्या लिखा है, मे बी प्रोवाइडेड, तो शैल बी प्रोवाइडेड नहीं है, मे है। तो सरकार देना चाहे या ना देना चाहे ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि टू इंस्टीट्यूशनलाइज द कंसेप्ट एंड मीटिंग सप्लीमेंट्री डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, ठीक है। तो काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि सरकार क्या आपको असिस्टेंस देगी, क्या आपकी फसल को उतनी जरूरत है, क्या आप उतने जरूरतमंद हैं, और अगर आप जरूरतमंद हैं, जो हमारे किसान भाई हो जाता है उनको काफी जरूरत होती है, तो उसके हिसाब से उनको फैसिलिटीज मिल जाएगी। तो जितने भी हमारी नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, दैट इज क्लाइमेट चेंज रिलेटेड मॉनिटरिंग। अब तो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड मॉनिटरिंग हो गया, फीडबैक लेवल हो गया, नॉलेज हो गया, ठीक है, उसको भी सपोर्ट किया जाएगा थ्रू स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, थ्रू आईकार, थ्रू अदर यूनिवर्सिटीज, ठीक है। अब देखिए सीधी सिंपल बात है, अगर ये क्लाइमेट मॉनिटरिंग की बात हो रही है तो क्लाइमेट को मॉनिटर करने के लिए जितनी भी एक्सपर्ट लेवल की कमिटीज उनको हम चार्ज दे देंगे, सारा काम अकेले तो संभव नहीं है। तो इसके लिए स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो गई, आईकार हो गई, इंटरनेशनल कमिटीज को भी हम ले सकते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्राइवेट थर्ड पार्टी है तो उनको भी ले लेंगे, ठीक है। कृषि विज्ञान केंद्र जो स्पेशली इसके लिए तैयार किए गए हैं उनको भी ले सकते हैं, ठीक है। और R&D ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अब केवल ऐसा नहीं है कि जो एग्रीकल्चरल चीजों को समझता हो केवल उन्हीं पार्टीज को हम देंगे, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी हम ये चार्ज दे सकते हैं कि वो क्लाइमेट को एनालाइज करके हमें एक मोटा मोटा इंफॉर्मेशन दे। जब वो नेशनल लेवल के पास जाएगा इंफॉर्मेशन तो उसको डिसबर्स किया जाएगा स्टेट को, स्टेट से नीचे आएगा लोकल लेवल पर, लोकल लेवल का मतलब है डिस्ट्रिक्ट,
डिस्ट्रिक्ट से नीचे आएगा पंचायत, पंचायत से नीचे क्लस्टर लेवल पर। ठीक है, इसके अलावा स्टडीज कंडक्ट कराई जाएंगी, डॉक्यूमेंटेशन होगा, पब्लिकेशन होगा, डोमेस्टिक ट्रेनिंग होगी, फॉरेन ट्रेनिंग होगी। तो सीधी सिंपल बात यह है कि अगर यहाँ पर क्लाइमेटिक फैक्टर्स को एनालाइज कर रहे हैं तो लोगों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारे किसान भाई जो बिजनेस कर रहे हैं उनको एक फायदा ये भी होगा कि उनको ट्रेन किया जाएगा। ट्रेन करने से उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, वर्कशॉप्स कंडक्ट कराई जाएंगी और इससे उनको इस कंपोनेंट में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अभी हमने इस स्लाइड में डिस्कस किया, काफी चीजें डिस्कस की हैं। ठीक है, तो डिस्कस हम मोटा मोटा ऊपर से और ले लेते हैं। ठीक है, मेन हमारा फैक्टर है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट। ठीक है, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट को मैं एक बार फिर से डिस्कस करने वाला हूं। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कितनी चीजों को डिस्कस करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है हमारा है वो है रेनफेड एरिया फार्मिंग। ठीक है, रैड कंपोनेंट जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो रैड कंपोनेंट जैसा कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इसमें क्या है कि ये 2011 से 12 की सीरीज में इसको लाया गया। ठीक है, टू एंश्योर द एग्रीकल्चरल ग्रोथ इन दी रेनफेड एरियाज। ठीक है, जहां पर बारिश हो रही है वहां पर एग्रीकल्चरल ग्रोथ बनी रहे, वो रैड प्रोग्राम से तैयार होता है। ठीक है, अब ऐसा देश जो कि हमारा ये प्राइमरीली एग्रीकल्चरल ग्रोथ पे है, तो ये थोड़ा सा मतलब न्यूज़ अच्छी नहीं है कि हम केवल रैड प्रोग्राम से ही अपने आप को डेवलप कर पाएं, बट ऑलमोस्ट एवरी स्टेट में रैड प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स जो है जहाँ पर फार्मिंग ज़्यादा हो रही, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, ऐसे स्टेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है। एक नेशनल डेटाबेस बनाया गया है, बेनिफिशियरी कार्ड जो अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले उनको तैयार किए गए हैं। जब नेशनल डेटाबेस में जाके देखेंगे तो उसमें सारे किसान भाइयों जिनको मदद मिली है, जिनको असिस्टेंस दी जा सकती है, वहाँ पे उनके सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो रेनफेड एरिया डेवलपमेंट क्या इंप्रूव करेगा? क्वालिटी ऑफ फार्मर्स लाइफ। जाहिर सी बात है, जहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है वहाँ पर अगर चीज़ों को व्यवस्थित कर दी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर की ये प्रोडक्टिविटी दिख सकती है। ठीक है, रेनफेड एरिया फार्मिंग रैड प्रोग्राम जो हमारा वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर डिस्कशन लेगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग टेक्निक होती है जिसमें ना केवल पानी के यूसेज को इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा सॉइल की हेल्थ कैसी होगी उस पर भी फोकस करेंगे। सॉइल की हेल्थ के अलावा क्लाइमेटिक फैक्टर्स कितने अच्छे हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स हमने पहले भी डिस्कस किए थे और अब भी डिस्कस एक बार फिर से कर लेते हैं। दैट इज टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल ये प्रोडक्टिविटी इन रेनफेड एरियाज। ठीक है, टू मिनिमाइज द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्रॉप फेलियर ड्यू टू फ्लड, ड्रॉट और अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस इन रेनफेड एग्रीकल्चर। अब काफी लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो लगभग खत्म हो गया है कि अरे भगवान बरसेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बट अगर बारिश को मैनेज किया जाए अपने तरीके से, ठीक है, ऐसा नहीं कि बारिश कल ही हो जाएगी, पर अगर परसों भी बारिश हो रही है तो अगर हम उसको भी मैनेज कर ले रहे हैं, हमारे किसान भाई मैनेज कर ले रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, तो रेनफेड एरिया ये प्रोग्राम का फायदा उन्हें मिल जाएगा। ठीक है, इसमें इसके अलावा टू एनहांस द फार्मर्स इनकम एंड लाइवलीहुड सपोर्ट। जाहिर सी बात है, जब हम चीज़ों को मैनेज करना सीख लेंगे तो उससे हमारी इनकम दुगनी तिगुनी चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है हमारे ऑब्जेक्टिव्स में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। तो पहले है फार्मर्स कंपनीज। ठीक है, फार्मर्स भाइयों ने जिन जिन लोगों ने कंपनीज तैयार की हैं वो एलिजिबल हैं। कंपनीज का मतलब दोज कंपनीज एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, दूसरा है हमारा रजिस्टर्ड फार्मर्स सोसाइटीज। ठीक है, रजिस्टर्ड फार्मर्स सोसाइटीज जो हमारे हैं वो एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरी हैं फार्मर्स कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो हमारी एलिजिबल हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसे हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर तैयार हुई हों। सोसाइटी तो किसी भी तरीके से तैयार हो सकती है, पार्टनरशिप फॉर्म में भी तैयार हो सकती है। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी तैयार हो सकती है। ठीक है, अब इसके अलावा सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। द सपोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द एलिजिबल लिमिट फॉर मेंबर्स। ठीक है, जो एलिजिबल होंगे केवल उन्हीं को सपोर्ट दिया जाएगा। बाय वे ऑफ एप्लीकेशन कोई ये कहे कि सर
I am not in these 3 year categories, but I am eligible. But those are not eligible. Only these 3 defined will be eligible as per the scheme. ठीक है, due consideration should be given to ensure that the farmers' right and ownership issues are not violated. ठीक है, तो एक बार काफी हद तक कंसिडर किया जाएगा कि अगर इतनी बड़ी स्कीम के तहत उनको असिस्टेंस दी जा रही है तो लोगों के राइट्स वायलेट ना हो। किस तरीके के राइट्स हैं कि दे आर एलिजिबल इन दिस स्कीम। तो एलिजिबिलिटी फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस स्कीम के अंडर में आते हैं कि नहीं। क्या आप फार्मर्स कंपनीज में आते हैं, क्या आप रजिस्टर्ड फार्मर्स सोसाइटीज में हैं, क्या आप फार्मर्स कोऑपरेटिव्स में हैं। अगर आप इन 3 चीजों में आते हैं तो ही आप एलिजिबल हैं रैडपी प्रोग्राम के लिए। फाइनेंशियल सपोर्ट में will be provided to those who wish to add ये another compatible farming component to their existing system। ठीक है, अब काफी किसान भाई अपने से मेहनत करके फार्मिंग कर लेते हैं, बट उनको अपने बिजनेस में और फायदा कैसे ले सकते हैं, NMSA के रैडपी प्रोग्राम में अपने आप को एनलिस्ट करा करके। अगर वो एलिजिबल नहीं है, दैट इज अगर वो इन 3 पार्ट्स में नहीं आते हैं, तो अपनी कंपनी तैयार कर सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के तहत में भी कंपनी तैयार हो सकती है, फार्मर्स की अपनी सोसाइटीज तैयार कर सकते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपने आप को एलिजिबल कर लेंगे। ठीक है, और अपने आप को एक कंपैटिबल फार्मिंग सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, इट शुड हैव द पोटेंशियल टू मर्ज एटलीस्ट 2 और मोर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द फार्मिंग सिस्टम टू क्वालिफाई फॉर द सपोर्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि केवल पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, आपके यहाँ पानी नहीं है तो आप ये नहीं कहेंगे सर वी आर एलिजिबल। ठीक है, आप कहेंगे सर हम इन 3 चीजों में आते हैं, सर वी आर अ कंपनी और वी आर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और सर वी आर अ सोसाइटी, ये एलिजिबल अंडर दिस स्कीम एंड वी वांट सम असिस्टेंस। आपके पास पानी नहीं, केवल आप इतने बेस पर नहीं आ जाएंगे, आपके पास और भी चीजों की कमी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कमी ला देंगे, बट हाँ अगर आपके पास पानी का असिस्टेंस कम पड़ रहा है, पानी के लिए आपको जरूरत है असिस्टेंस। ठीक है, इसके अलावा आप सॉइल हेल्थ को लेकर के कंसर्न है, इसके अलावा आप ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स को लेकर कंसर्न है, तो आप रैडपी प्रोग्राम में एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, फार्मर्स कैन चूज वन और कॉम्बिनेशन ऑफ फार्मिंग सिस्टम सुटेबल टू द स्पेसिफिक इकोसिस्टम। ठीक है, तो फार्मर्स चूज कर सकते हैं, वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि उन्हें कैसा सिस्टम चाहिए। क्या उन्हें बारिश की ओर ज्यादा ध्यान देना है, क्या उन्हें सॉइल हेल्थ टेस्टिंग पर ज्यादा ध्यान देना है, क्या उन्हें क्लाइमेटिक फैक्टर्स की ओर ज्यादा ध्यान देना है। जिस भी फैक्टर पर ज्यादा ध्यान देना होगा दे कैन चूज टू ऑप्ट फॉर दैट कंपोनेंट। ठीक है, तो इसमें मदद कहां कहां से मिल सकती है, कृषि विज्ञान केंद्र हो गया KVK, ठीक है, स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी साउ, ठीक है, आईकार सेंटर, ठीक है, इसके अलावा इक्रीसैट, ठीक है, और आत्मा। ठीक है, अभी मैंने इनके सारे फुल फॉर्म्स बता दिए हैं। मोटा मोटा कहना क्या है कि नेशनल लेवल पर आपको मदद मिल जाएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको मदद मिल जाएगी, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज से भी आप मदद ले सकते हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से आप मदद ले सकते हैं। ठीक है, बट यू हैव टू बी एलिजिबल इन दीज 3 कैटेगरीज। ठीक है, दैट मीन्स आपकी कंपनी होनी चाहिए या आप खुद एक कंपनी में पार्टनर्स हों, ठीक है, या आप फार्मर सोसाइटीज हों एज रजिस्टर्ड हों, ठीक है, या आपकी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी तैयार हो। ठीक है, इसके अलावा बेस्ड ऑन एग्रो या क्लाइमेटिक कंडीशन इन्वेस्टमेंट्स इन द फार्मिंग सिस्टम विल वेरी। अब जरूरी नहीं है कि जब आप सर बोले सर हमें असिस्टेंस चाहिए तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट की नीड्स वो देख लेंगे, वो चेक करेंगे कि आपको कितनी असिस्टेंस की जरूरत है, आपके यहाँ आप फार्मिंग में कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वो उसके हिसाब से ही देख करके एक टेस्टिंग फेज में ला करके चीजों को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से जाएगा स्टेट लेवल पर, स्टेट लेवल से जाएगा नेशनल लेवल पर। नेशनल लेवल पर जब उनकी टीम को लगेगा कि आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट हमें 100% करना पड़ेगा तो वो 100% भी करेंगे, बट दे हैव टू डिसाइड। ठीक है, एंड यू हैव टू हेल्प देम। ठीक है, इसके अलावा क्या है, सपोर्ट टू ईच फार्म फैसिलिटीज अंडर रैडपी प्रोग्राम विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू फार्म साइज ऑफ 2 hectares and all time financial assistance of ₹1 lakh in case of arid and semi-arid zones and 80,000 for sub-humid and humid areas। ठीक है, तो 1 लाख रुपए की असिस्टेंस दी जाएगी 2 हेक्टेयर में, कहां पर, जहां पर एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज हो, और 80,000 की मदद ऐसे एरियाज में मिलेगी जहां पर सब ह्यूमिड एरियाज हो। सब ह्यूमिड का मतलब है कि जहां पर
नमी है भी और नहीं भी है। साल के किसी टाइम आपको नमी ज़्यादा मिल जाएगी और साल के किसी टाइम कम मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम एक नोट है, नोट क्या है कि कोई भी फार्मर फर्दर रेजिस्टेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकता। मान लीजिए 2 हेक्टेयर से ज़्यादा उसका 3 हेक्टेयर में आ गया तो वो क्लेम रेजिस्टेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, ही कैन नॉट क्लेम फॉर फर्दर रेजिस्टेंस। अब ऐसा नहीं कि 3 हेक्टेयर का फार्म लैंड है तो वो मदद नहीं मांग सकता। येस, ही कैन कॉल फॉर हेल्प, ही कैन कॉल फॉर द रेजिस्टेंस, बट ओनली अप टू 2 हेक्टेयर्स। ठीक है, 2 हेक्टेयर तक की उसकी लैंड में मदद हो जाएगी। ठीक है, अब 1 हेक्टेयर का लैंड है तो पूरे 1 हेक्टेयर का हो जाएगा, 10 हेक्टेयर का लैंड है तो 2 हेक्टेयर, 8 हेक्टेयर के लैंड में आपको खुद ही काम करना होगा। ठीक है, बट वो 2 हेक्टेयर के लिए भी आपको, आपके बिजनेस को आपको मदद मिलेगी। मेन हमारा बिजनेस है तो बिजनेस को हमारे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, हाउएवर कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन ऑफ फार्म पॉन्ड्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द पॉली हाउस आर एक्सक्लूडेड। जैसा मैंने पहले बताया था कि अगर पॉली हाउस है, दैट इज ग्रीन हाउस एंड फार्म पॉन्ड्स, अगर इनका कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन कर रहे हैं तो आपको ऐसी मदद असिस्टेंस नहीं मिल पाएगी, आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये क्रेडिट सपोर्ट चाहिए, दैट इज अगर आप अभी आपके पास पैसा नहीं है पर आपको असिस्टेंस चाहिए, आप असिस्टेंस ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट बाद में वो बैलेंस आउट हो जाएगा। जब आपके पास पैसा आएगा तब आप पैसे दे दीजिएगा और उसके हिसाब से वो बैलेंस आउट कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा फार्मर्स विल ऑल्सो बी असिस्टेड इन सेटिंग अप अ लो टनल पॉली हाउस। ठीक है, तो लो टनल पॉली हाउस में भी हमारे किसान भाइयों को उनके बिजनेस को असिस्टेंस दी जाएगी। मैंने पहले कहा था कि पॉली हाउस बनाने में मदद या उनके कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन में मदद नहीं, पर लो टनल, अब बहुत ही छोटे स्तर पर अगर आप पॉली हाउस तैयार कर रहे हैं तो आपको मदद मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जो पॉली हाउस बनेगा उसका पर्पस क्या होगा? फॉर रेजिंग प्लांटिंग मटीरियल्स एंड कल्टिवेटिंग कैश क्रॉप्स इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। तो इतनी चीजें अगर आप कर रहे हैं, दैट इज कैश क्रॉप्स को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, प्लांटिंग मटीरियल्स तैयार कर, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, तो ऐसे केसेस में आपको असिस्टेंस दी जाएगी इन द केस ऑफ अ पॉली हाउस, स्मॉल पॉली हाउस। ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी हमने डिस्कस किया था, तो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी कौन सी है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में भी मैंने पहले डिस्कस किया था, दैट इट वाज फॉर्म्ड अप इन द ईयर 2007। 2007 में इसे लाया गया। 2007 में लाने के बाद the state agricultural department, the nodal agency for implementation of RKVY will also be implementing the RADP program। तो इसके लाने के बाद से बहुत सारे चेंजेस हुए। ठीक है, क्योंकि ये नेशनल सिस्टम है, दिस इज अ नेशनल सिस्टम ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम्स। तो जब इसमें जो स्कीम्स आती हैं वो स्टेट लेवल्स को दी जाती हैं, फॉरवर्ड की जाती हैं, स्टेट लेवल से जाती हैं नोडल लेवल्स पर, नोडल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल से पंचायत लेवल पर। ठीक है, पंचायत लेवल के आगे क्लस्टर्स लेवल हैं, छोटे छोटे किसान भाई के ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो इसमें फोकस्ड एरियाज हमारे क्या क्या होंगे? हमने डिस्कस किया था कि ऑल द रेनफेड एरियाज हैविंग अ लार्ज एक्सटेंट ऑफ कल्टीवेटेबल लैंड, ऐसे लैंड जो कि कल्टीवेटेबल हो। पहले भी डिस्कस किया था, फिर डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे लैंड जो कि कल्टीवेटेबल हो, those who fall in the ये कैटेगरी ऑफ barren lands are not assisted। ठीक है, आपके पास एक ऐसी जमीन है जो कि उर्वर है, ठीक है, जो उपजाऊ है, ठीक है, उसी को मदद दी जाएगी। ऐसी जमीन जो कि बंजर है उसको मदद नहीं दी जा सकती, दैट इज barren land। ठीक है, या एंड ये पोटेंशियल टू बी इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिव आर टू बी कवर्ड अंडर RADP, या आगे चल के उस बैरन लैंड में ऐसी कोई पोटेंशियल आ सकती है कि वो असिस्टेड हो पाए, तो उसमें आगे हम असिस्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा विद इन द रेनफेड एरियाज प्रायोरिटी शैल बी गिवन टू द एरिड, सेमी एरिड एंड सब ह्यूमिड सिस्टम्स। अब इसमें भी इतनी चीजों को मार्कआउट करने के बाद, दैट इज यू आर एलिजिबल, you have a farming company, you are a registered cooperative society, you are a farmer cooperative society, you have a farming society। ठीक है, इतनी चीजें कवर करने के बाद फिर ये देखा जाएगा कि क्या 2 हेक्टेयर का लैंड है, 2 हेक्टेयर तक के लैंड में आपको असिस्टेंस दी जाएगी। 2 हेक्टेयर लैंड के भी जब इतना देख लिया जाएगा, फिर ये देखा जाएगा कि क्या आपका लैंड कल्टीवेटेबल है, क्या आपके लैंड में वो पोटेंशियल ग्रोथ दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या आपके लैंड में एरिड कैपेबिलिटी है,
क्या सेमी एरिड है, क्या सब ह्यूमिड एरिया है, तो आपको फिर प्रायोरिटी उस बेस पे दी जाएगी। तो डिस्ट्रिक्ट्स, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है, द डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग लेस देन 60% ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया अंडर ये इरिगेशन एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय एरिड। ठीक है, तो ऐसे एरियाज जहां पर एरिड सिस्टम्स हैं, 31 स्टेट्स में एरिड हैं, ठीक है, 133 में सेमी एरिड हैं एंड सब ह्यूमिड एरियाज हैं अराउंड 175, तो इनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा फॉर रैडपी प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद स्कीम को, रैडपी प्रोग्राम की स्कीम को इंप्लीमेंट करने के तरीके, ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया था कि ऐसे एरियाज जो ऑलरेडी डेवलप हैं अंडर दी वाटरशेड प्रोग्राम्स, वहां पर इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अदर एरियाज को हम छोड़ देंगे, बट जो एरिया ऑलरेडी डेवलप किए जा चुके हैं वाटरशेड प्रोग्राम्स के तहत, वहां पर इस स्कीम को तुरंत ही इंप्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, द एरिया वेयर वाटर रिसोर्सेज हैव बीन डेवलप्ड अंडर द मनरेगा स्कीम। तो मनरेगा स्कीम बहुत ही पॉपुलर स्कीम है, सब किसान भाई जानते हैं कि उनके बिजनेस को इस स्कीम से कितना फायदा मिलता है। तो ऐसे एरियाज जो मनरेगा स्कीम के अंडर में डेवलप किए गए हैं, उनके वाटर रिसोर्सेज को डेवलप किया गया है, उनको भी इसमें इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, दैट इज रैडपी प्रोग्राम को। ठीक है, ऐसे एरियाज बीइंग डेवलप्ड इन ऑनगोइंग और न्यू वाटरशेड एंड अदर सच स्कीम्स। तो ऐसे भी जहां पर ऑनगोइंग चल रहा और ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है कई अदर स्कीम, वहां पर भी रैडपी प्रोग्राम को हम इंप्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद रैडपी इज प्रपोज टू बी अंडरटेकन इन द फॉलोइंग एरियाज। ठीक है, प्रपोज क्या लिखा है, इस प्रपोज, तो ऐसी जगह पर, इन जगहों पर हम उसको प्रपोज करेंगे कि यहाँ पर उनको किया जाना है। वेयर सम कमोडिटीज आर बीइंग प्रोमोटेड थ्रू नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत कुछ एरियाज मार्क कर दिए गए। उन एरियाज को जब मार्क किया गया तो ये समझा गया कि वहां पर पोटेंशियल है, दे हैव द पोटेंशियल फॉर एग्रीकल्चरल ग्रोथ, बट दे आर नॉट यूजिंग दैट, ये कैपेबिलिटी। ठीक है, मतलब क्या है कि वो उस कैपेबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो उनकी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, हम रैडपी प्रोग्राम को वहां पे चलाएंगे। ठीक है, इसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन है, जहां पर हेल्थ हमें ज़्यादा अच्छी चाहिए होगी, वो एरियाज मार्क्ड होंगे, वहां पर हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ऐसे एरियाज, न्यू एरियाज हैविंग द पोटेंशियल फॉर फार्मिंग सिस्टम्स डेवलपमेंट, हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि ऐसे एरियाज जहां पर जिनके पास पोटेंशियल फॉर ग्रोथ है, वहां पर भी हम रैडपी प्रोग्राम को चलाएंगे। ठीक है, रिलीज ऑफ फंड्स में जब हम इनके फंड्स की रिलीज की बात करते हैं तो लिखा है फंड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रैडपी प्रोजेक्ट्स विल बी रिलीज्ड बाय RKVY डिवीजन। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है तो फंड्स नेशनल लेवल पर से आएंगे। उस नेशनल लेवल पर जो आएंगे फंड्स, उनको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत लोगों को रिलीज किया जाएगा, डायरेक्ट लिंक टू देयर बैंक अकाउंट्स। आधार सीडिंग ये बैंक अकाउंट्स होते हैं, सभी को मालूम है, तो आधार पे फंड्स भेजे जाएंगे, वो सीधा हमारे किसान भाइयों के बैंक अकाउंट्स में आ जाएंगे। ठीक है, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट्स, क्या लिखा है कि जब प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा बाय द SLSC एज पर द फंडिंग पैटर्न एंड प्रोसेस ऑफ रिलीज फॉर अदर RKVY प्रोजेक्ट्स। तो सीधी सिंपल बात है कि स्टेट लेवल पे से मॉनिटर किया जाएगा कि कौन से टाइप के प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया जा सकता है। जब स्टेट लेवल के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जब उनको अप्रूवल मिल जाएगा तो उन्हें नेशनल लेवल पर स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा और वहां से उनके लिए फंड्स रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कैसे होगा, द परफॉर्मेंस ऑफ रैडपी शैल बी मॉनिटर्ड एज पर द ऑनलाइन डेटाबेस सिस्टम। तो डेटाबेस सिस्टम एक तैयार होगा ऑनलाइन, ठीक है, सबको मालूम है, और एक ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जा चुका है ऑलरेडी। आप NMSA की वेबसाइट पर जा सकते हैं, RKVY वेबसाइट पर जा सकते हैं। ठीक है, वहां से आप अपने जब सॉइल हेल्थ बेनिफिशियरी कार्ड को डालेंगे तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी कि आपके लैंड की कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कितने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, आपको कितने फर्टिलाइजर्स की जरूरत है, आपको कितने असिस्टेंस की जरूरत है, उसकी भी सारी इन्फो डिस्प्ले हो जाएगी। दैट इज द परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। ठीक है, इसके अलावा आपका लैंड कितना, क्योंकि हर एक साल पे ये डिफर करेगा, जब आपके यहाँ टीम्स भेजी जाएंगी, सर्वे होगा, तो ये पाया जाएगा कि हाँ हर एक साल पे आप इम्प्रूव कर रहे हैं, असिस्टेंस धीरे धीरे कम हो जाएगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको असिस्टेंस की कम जरूरत पड़ेगी। ठीक है,
बेनिफिशियरी कार्ड मैंने पहले ही बताया था, एक कार्ड नेशनल लेवल पर तैयार किया जाएगा, दैट इज द सिलेक्टेड फार्मर्स विल बी सप्लाइड विद अ बेनिफिशियरी कार्ड इन विच एंट्रीज शैल बी मेड फॉर ऑल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये एक ऐसा ही कार्ड है जैसा राशन कार्ड होता है, आप जितना राशन लेंगे उसके हिसाब से एक एंट्रीज होती जाएंगी कि आपने इतनी इतनी तिथि में इतनी इतनी रेजिस्टेंस ली है। ठीक है, और उसके हिसाब से आपको मॉनिटर आउट किया जाएगा। ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ किया जा रहा है, उनके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट है, आपके हिसाब से रेजिस्टेंस है, तो वो जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको रिटर्न कितना आ रहा है ये भी मॉनिटर किया जाएगा। ये चीज राशन कार्ड में नहीं होती है। ठीक है, तो रैडपी प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। रैडपी प्रोग्राम को जब हम कवर कर लेते हैं तब हम ये समझते हैं कि ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो हमने ये समझा कि ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट मोटा मोटा एक ऐसा सिस्टम है कि जहां पर हम अपनी फार्मिंग कैपेबिलिटी में पानी को कैसे मैनेज करें वो समझ पाएं। ठीक है, पानी को कैसे मैनेज करना है, अगर हम किसी ऐसे एरिया में हैं जहां पर बहुत सूखा पड़ता है तो वहां पर पानी की जरूरतें भी ज्यादा हो जाती हैं। ऐसी जगह पर हैं जैसे मोइनसराम है, ठीक है, इंडिया का ऐसा सिटी है जहां पर सबसे ज्यादा पानी बरसता है। ठीक है, वहां पर ऐसे एरिया में जहां पर पानी ही इतना बरस रहा है तो वहां पर पानी को कैसे मैनेज करें कि फसल अच्छी से अच्छी उगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमारा फोकस कहां पर होगा, फॉर एनहांसिंग वाटर यूज एफिशिएंसी बाय प्रमोटिंग ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट। तो ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगे जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा फार्मिंग के वाटर को मैनेज कर पाएं। ठीक है, दिस विल नॉट ओनली फोकस ऑन एप्लीकेशन एफिशिएंसी बट इन कंजंक्शन विद आरईडी कंपोनेंट ऑल्सो विल एम्फेसाइज ऑन इफेक्टिव हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रेन वाटर। अभी मैंने जितनी बात बोली उस बात का समेशन है कि जब हम इस चीज को मैनेज आउट कर ले जाएंगे तो हमारी हार्वेस्टिंग भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, हमारा रेन वाटर भी मैनेज हो जाएगा। साल के एक ही समय बारिश होती है ज़्यादातर स्टेट्स में, तो जब वो बारिश होती है तो उस बारिश के पानी को यदि हम इकट्ठा कर पाएं, ठीक है, उस बारिश के पानी को एग्जाम्पल देता हूं कैसे इकट्ठा कर पाएंगे। हम एक जगह बड़ा सा गड्ढा खोद सकते हैं, वहां पर पानी इकट्ठा हो जाए, वो एक पॉन्ड की तरह इस्तेमाल होगा और उस पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम अपने खेतों में कर दें। जब वो खेतों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो हमें अच्छी फसल उगाने का मौका मिलेगा। ठीक है, असिस्टेंस शैल बी एक्सटेंडेड फॉर adopting water conservation technologies, efficient delivery and distribution systems। मोटे मोटे में कहने का मतलब क्या है कि ऐसे टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर लें जिससे कि पानी का मैनेजमेंट अच्छा हो जाए। ठीक है, emphasis will be given to manage and equitably distribute the resources of commons by involving the water users association। ठीक है, तो कैसे करेंगे, emphasis दिया जाएगा कि ताकि हम अपने वाटर रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएं। ठीक है, इसके बाद क्या है, टू कंजर्व वाटर ऑन फार्म इटसेल्फ फार्म पॉन्ड्स में बी डग यूजिंग मनरेगा फंड्स। अब मैंने पहले भी कहा, अभी जस्ट कहा कि हम गड्ढे खोद सकते हैं, फार्म पॉन्ड्स बन जाएंगे और जब फार्म पॉन्ड्स बन जाएंगे तो उससे पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या अपने हिसाब से हम रेशियो वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। पर जो फार्म पॉन्ड्स हम डग आउट करेंगे उसके लिए भी हम असिस्टेंस ले सकते हैं। कहाँ से लेंगे, दैट इज मनरेगा फंड्स। ठीक है, अर्थ मूविंग मशीनरी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम गड्ढे खोद पाएं। केवल हाथ से गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी मशीन्स हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे कि हम उन गड्ढों को खोद पाएं। ठीक है, इसके अलावा अब हमारे थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। तो अगर हमारे खेत के फसल की मिट्टी ही अच्छी नहीं होगी तो हम कैसे खेती कर पाएंगे। ठीक है, तो खेत की फसल की मिट्टी को अच्छा करने के लिए हमें बहुत सारे उपाय लेने पड़ सकते हैं जिसमें उनकी एसिडिटी का लेवल अच्छा होना चाहिए, उसकी सैलिनिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका अल्कलाइन लेवल अच्छा होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि एक सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार होगा। सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार होने के बाद आप जब उस कार्ड के तहत गवर्नमेंट स्कीम में अप्लाई करेंगे तो वहां से सरकार अपनी टीम्स को भेजेगी और वो जब टीम्स आएंगी तो आपके खेत में वो एनालाइज करेंगे क्या आपके खेत की मिट्टी किस लेवल तक अच्छी है, कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, कितने न्यूट्रिएंट्स कम पड़ रहे हैं, कितनी खाद की जरूरत है और कितनी खाद की जरूरत नहीं है। अगर कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल हो सकता है तो ज़्यादा अच्छा है। आप बायो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे काऊ डंग हो गए या गोबर की खाद कह लीजिए। गोबर की खाद के अलावा आप जाकर ये बनाना पील्स होते हैं, मतलब केले के छिलके, उनसे उनके सड़ने पर जो रस तैयार होता है वो खेतों के लिए रामबाण इलाज है। ठीक, उससे फूल बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, अगर आपने रूफटॉप गार्डनिंग की हो तो रूफटॉप गार्डनिंग में भी ये सब चीजें उतनी ही प्रिवेंट होती हैं। दैट इज
बायो फर्टिलाइजर। तो अगर आप बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करके चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं, then you don't need to use the excess chemical fertilizers. And how this shall be determined? This shall be only be determined by using the soil health card. अब जब इतनी सॉइल हेल्थ कार्ड की बात कर रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि सॉइल हेल्थ कार्ड जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें जरूरी नहीं है कि स्टेट के लोग आपके पास आ ही जाएं। हो सकता है कि आपका खेत ऐसे रिमोट एरिया में हो जहां पर असिस्टेंस या जहां पे लैंड सर्वे करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में सरकार प्राइवेट पार्टी से या थर्ड पार्टी से हाथ मिला सकती है या अपनी ही सरकारी संस्थाओं से हाथ मिला करके काम कर सकती है। वो सरकारी संस्थाएं हम डिस्कस कर लेते हैं। सरकारी संस्थाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? सरकारी संस्थाएं हमारी हो सकती हैं स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ठीक है। लोकल लेवल पर जो हमारे ये पंचायत हैं उनके ये प्रमुख अपनी एक पार्टीज फॉर्म कर सकते हैं कि हाँ हम सर्वे करवा देंगे, या उनके पास ऑलरेडी हो सकता है सर्वे की रिपोर्ट रखी हो, उन्हें ये बात मालूम है कि हमारे यहाँ की मिट्टी में या हमारी मिट्टी कितनी उपजाऊ है ये भी पता होगा, ठीक है। तो ये हमारी स्टेट लेवल की मशीनरी हो गई। इसमें और भी टाइप के जैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हो गए, ठीक है। स्टेट लेवल पे जितनी भी हमारी R&D ऑर्गेनाइजेशन हो गई, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्टी में कोई भी पार्टी को इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो चाहे R&D हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर्म हो, उससे इट डजंट मैटर, पर उनको भी इन्वॉल्व करके हम सॉइल हेल्थ को हम टेस्ट आउट कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा है? सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट विल aim at ये promoting location as well as crop specific sustainable and soil health management। तो अभी मैंने क्या कहा, मोटे मोटे में एक सीधा हमने डिस्कस किया कि इसको हम यूज कर पाएंगे सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम को, कि जिससे हम सॉइल को टेस्ट कर पाएं। जब सॉइल टेस्ट हो पाएगा तो उससे हमें ये पता चलेगा कि हमें कितने फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। इसके अलावा इस कंपोनेंट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो हमारी जितनी भी स्टेट, अभी मैंने डिस्कस किया कि स्टेट लेवल की पार्टीज को इन्वॉल्व किया जाएगा, जिसमें से पहला है खुद स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा है नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, तीसरा है सेंट्रल फर्टिलाइजर, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और चौथा है सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया। तो जाहिर सी बात है कि जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनकी एक और संस्था है दैट इज सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे, वो भी इसमें ज़्यादातर ये प्राइमरी इन्वॉल्व रहते हैं, बट जहाँ जहाँ इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे वहाँ पे हम थर्ड पार्टीज को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था, अभी जस्ट डिस्कस किया कि जहाँ जहाँ इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे वहाँ पर हम इंश्योर क्या करेंगे, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है, बाय स्टेट्स डिपेंडिंग अपॉन दी प्राइवेट पार्टनर्स स्ट्रेंथ इन द फील्ड, ठीक है। जहाँ पर स्टेट लेवल पार्टीज नहीं जा सकती वहाँ पर प्राइवेट पार्टीज को इन्वॉल्व कर लेंगे। The private parties can be encouraged to set up the soil testing labs, ठीक है। soil testing labs वहाँ पर हम सेटअप कर सकते हैं, उसी एरिया में कर लेंगे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर लेंगे या पंचायत लेवल पर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा आखिरी जो फैक्टर है जो कि हमें अफेक्ट करता ही करता है वो है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज एक ऐसा फैक्टर है जो हमें बार बार इफेक्ट करता है। इस साल सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया, हमने पहले भी डिस्कस किया, इसमें चक्रवात आ सकता है, बारिश ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, भूकंप के झटके आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक। बट इसमें दो चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो है बरसात ज़्यादा हो जाना या सूखा पड़ जाना। तो इससे हमें क्या है कि जब हमारे पास ऐसी टीम्स होंगी जिसके थ्रू हम ये असेस कर पाएँ कि आगे आने वाला क्लाइमेट कैसा होगा, तो हमें असिस्टेंस मिल पाएगी, ठीक है। हमारे पास ऐसी एजेंसीज हैं ऑलरेडी जिनसे हम इन फैक्टर्स को डिस्कस कर सकते हैं कि आगे आने वाला क्लाइमेट कैसा होगा, ठीक है। इसमें क्या है, डेडिकेटेड एक्सपर्ट टीम्स तैयार की जाएंगी। डेडिकेटेड एक्सपर्ट टीम्स ऑफ टेक्निकल पर्सनल शैल बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड विद इन MSA टू रिगुलरली मॉनिटर एंड एवेल्युएट द मिशन एक्टिविटीज, ठीक है। तो अभी मैंने जितना डिस्कस किया वही समेशन है कि नेशनल मिशन के तहत एक्सपर्ट टीम्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, वो डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स कितने अच्छे हो कितने बुरे हो सकते हैं। अब इसके अलावा क्या केवल नेशनल लेवल पर होगा? नहीं, स्टेट लेवल पर भी पार्टीज को इन्वॉल्व किया जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा, स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को इन्वॉल्व किया जा सकता है, आयकार को इन्वॉल्व किया जा सकता है। इतनी चीज़ों को इन्वॉल्व करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सच एन इंटीग्रेटेड एक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट फ्लोज अक्रॉस एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके अलावा बहुत टेक्निकल भाषा नहीं है, इसका सीधा सिंपल ये है कि
जितना हमें इनपुट मिलेगा उसके हिसाब से हम ये डिटरमाइन करेंगे कि हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर कैसा है। ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर कैसा है उसके हिसाब से हम अपनी फार्मिंग ये प्रोडक्शन का आउटपुट रखेंगे। अगर हमारा क्लाइमेट खराब चल रहा, मान लीजिए खराब हो गया, आगे आने वाले दिनों में बारिश बहुत है, तो उस हिसाब से हम बुआई कम करेंगे। अब आगे आने वाला हमारा क्लाइमेट अच्छा हो रहा है तो उस हिसाब से हम अपनी बुआई अच्छे से रखेंगे ताकि जब बारिश हो तो अच्छे से फसल उग जाए। ठीक है, लाइव स्टॉक एंड अदर प्रोडक्शन सिस्टम से। ठीक है, अब आगे आने वाले दिनों में हमें चक्रवात देखने मिल सकता है, तो ऐसे केस में अगर हमारे किसान भाई जो हम बिजनेस कर रहे हैं लाइव स्टॉक फार्मिंग, अगर उन्हें ये पता रहेगा कि आगे आने वाले दिनों में चक्रवात आ रहा है तो वो उसको मिटिगेट कर सकेंगे कि कल को हम अपनी ये भेड़ों को बाहर नहीं ले जाएंगे क्योंकि कल तूफान आ रहा है, आज अपनी भेड़ों को अंदर कर लिया, ठीक है, कल तूफान आ गया फिर परसों निकल ले जाएंगे उनको चराने के लिए। तो ऐसे इस तरीके से हम सिस्टम्स को मैनेज कर सकते हैं, हमारे किसान भाई मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, दिस विल हार्नेस द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द रेनफेड एरिया डेवलपमेंट इम्पार्टिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ लोकल प्रोडक्शन सिस्टम। हमारा मेन फैक्टर बार बार क्या आ रहा है, सस्टेनेबिलिटी पर। तो सस्टेनेबिलिटी क्योंकि मिशन ही ऐसा है कि हम अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट कर सकें। अगर हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर हमें कम से कम इफेक्ट कर रहा है तो हम बाकी फैक्टर्स पर भी ध्यान दे पाएँ। ठीक है, हम बहुत सी पार्टीज को इन्वॉल्व कर सकते हैं। पहले ही क्या कंजोर्टियम अप्रोच है जिसमें स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विज्ञान केंद्र हो गए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च हो गया, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट की अदर इंस्टीट्यूशन हैं उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी थ्रू स्टेट्स। ठीक है, मे बी प्रोवाइडेड, दैट इज अगर आप एलिजिबल हैं तो ही वो देना चाहें या ना देना चाहें वो उनके ऊपर है कि अगर उन्हें लगता है कि आपकी फसल को उनके एग्जिस्टेंस की जरूरत है, ठीक है, बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक फैक्टर्स, देन दे कैन प्रोवाइड या दे मे प्रोवाइड द असिस्टेंस। ठीक है, टू इंस्टीट्यूशनलाइज एंड मीटिंग द सप्लीमेंट्री डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। ठीक है, सप्लीमेंट्री तो क्या है, सप्लीमेंट्री डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होनी चाहिए। ठीक है, आप अपनी फसल खुद तो उगा रहे हैं पर जब आप उस चीज को ना कर पाए तब सरकार आपकी मदद करेगी। ठीक है, लिखा है क्लाइमेट चेंज रिलेटेड मॉनिटरिंग, फीडबैक हो गया, ठीक है, नॉलेज नेटवर्किंग हो गई, इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट हो गया, ये सब भी इसमें कवर होगा और इसको सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा स्टडीज कंडक्ट कराई जाएंगी, क्या हमारे ये क्लाइमेट फैक्टर्स हमें आगे अफेक्ट कर सकते हैं। आपने ऑलरेडी देखा होगा कि जितनी भी R&Ds होती हैं वो अधिकतर नेशनल पोर्टल एक तैयार हुआ है जिसका नाम है शोध गंगा। तो शोध गंगा में उन चीज़ों को रखा जाता है, हमारी जितनी भी PhD थीसिस, ठीक है, रिसर्च हो गई वो शोध गंगा में रखी जाती हैं, वहाँ से आप उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मिंग टेक्निक्स की जो हमारी थीसिस हैं, रिसर्च हैं, वो आपको सीधा सीधा नेशनल पोर्टल ऑफ ये कृषि विज्ञान केंद्र से मिल जाएगा, NMSA की वेबसाइट से मिल जाएगा और अदर वेबसाइट से भी तैयार मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आगे आपसे मिलेंगे। नमस्कार, आदाब और जय हिंद मेरे भाइयों। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस आइडियाज। बिजनेस की इस दौड़ में अगर आप भी भाग लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जो आपके लिए एक राइट चॉइस साबित हो सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं हमारे आज के पहले बिजनेस आइडिया के बारे में, जो है इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक या डिजिटल वेइंग मशीन का इस्तेमाल किसी भी चीज का वेट मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। इसे इस्तेमाल करना ट्रेडिशनल मैनुअल स्केल से ज्यादा आसान है और इसकी मदद से हम आसानी से एक्यूरेट वेट पता कर सकते हैं। बेस प्लेट, PCB, लोड सेल, ट्रांसफार्मर, रिले, डिस्प्ले और मेटल प्लेटफॉर्म की मदद से इसको तैयार किया जाता है। इसे मॉल्स और शॉप्स पर भी सामान का नाप तोल करने के लिए यूज किया जाता है। ट्रेडिशनल से मॉडर्न यानी पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसका उपयोग काफी बढ़ गया है। ऐसे में इसकी मार्केट वैल्यू भी काफी हाई है और ये बिजनेस आपके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है। आप इस बिजनेस को 100 पीसेस पर डे कैपेसिटी के साथ आसानी से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको 800 से 1200 स्क्वायर फीट एरिया, 3 से 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 2 से 3 मैन पावर और 4 से 6 लाख की इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। साथ ही इस बिजनेस को शुरू करके आप 15% से 20% तक का मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे बिजनेस आइडिया की ओर, जहां हम बात करेंगे LED लाइट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। आपको बता दें कि LED, जो कि लाइट एमिटिंग डायोड के नाम से जाना जाता है, इसका इस्तेमाल रोशनी के लिए किया जाता है।
साथ ही ये ट्रेडिशनल इनकैंडेसेंट बल्ब से कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और कई सारी वैरायटीज जैसे बल्ब, ट्यूब, सीओबी, स्ट्रिप एलईडी और रोप एलईडी के रूप में मार्केट में उपलब्ध है। ऐसे में अलग अलग कलर ऑप्शंस, साइजेस और कम पावर कंजम्पशन वाली एलईडी लाइट्स भी अब आसानी से मिल जाती हैं। इसे प्लास्टिक रिफ्लेक्टर, एलईडी चिप्स, एल्युमिनियम पीसीबी और आईसी ड्राइवर इत्यादि के साथ तैयार किया जाता है। एलईडी बल्ब्स का उपयोग आमतौर पर रूम्स, डेकोरेशन, वर्क प्लेसेस, इंडस्ट्रीज, सिनेमा, स्ट्रीट ब्रिजेस और हाईवेज पर किया जाता है। काफी ज्यादा उपयोग होने के कारण एलईडी बल्ब्स का बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में सामने आया है। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आप भी 500 से 5000 स्क्वायर फीट एरिया में 10 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और 15 से 20 मैन पावर के साथ इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। साथ ही मैनुअल मशीन्स के लिए 3 से 5 लाख और ऑटोमेटिक मशीन्स के लिए 15 से 20 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को शुरू करके लगभग 50% तक का प्रॉफिट आसानी से कमा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे आज के अगले बिजनेस आइडिया की ओर, जहां हम आपको बताएंगे मोबाइल चार्जर असेंबली के बिजनेस के बारे में। हमारे मोबाइल फोन्स को चार्ज करने वाला चार्जर एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करता है और पावर को फोन बैटरीज तक पहुंचाता है। ये बिल्कुल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में काम करता है। जैसे ये 220 इनपुट वोल्टेज को 5 वोल्टेज आउटपुट में बदल देता है। चार्जर कैबिनेट, पीसीबी पिंस और यूसीबी केबल को कनेक्ट करके चार्जर को तैयार किया जाता है और इसका इस्तेमाल कीपैड मोबाइल्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, मिनी साउंड्स और ब्लूटूथ को चार्ज करने में किया जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि समय के साथ स्मार्ट डिवाइसेस का यूज कितना ज्यादा बढ़ गया है और उतना ही हर डिवाइस के चार्जर्स का भी। ऐसे में आपको बता दें कि चार्जर का बिजनेस एक अच्छा और सेफ ऑप्शन है। तो अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको 800 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया, 8 से 10 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 18 से 20 मैन पावर और 15 से 18 लाख की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। और इस बिजनेस से आप 18% से 20% तक का प्रॉफिट मार्जिन भी कमा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी बिजनेस आइडिया की ओर, जहां हम आपको बताएंगे इन्वर्टर कास्टिंग बैटरी असेंबली बिजनेस के बारे में। आपको बता दें कि इन्वर्टर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ताकि जब इलेक्ट्रिसिटी न मिल पाए तब इन्वर्टर में स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जा सके। इन्वर्टर की हेल्प से एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट किया जाता है। इसे पॉजिटिव और नेगेटिव लेड प्लेट, बैटरी सेल, एसिड के साथ एक प्लास्टिक बॉक्स में तैयार किया जाता है। इसको रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग में बल्ब, फैन, कूलर और एयर कंडीशनर जैसे इक्विपमेंट को चलाने के लिए यूज किया जाता है। आज के समय में हर घर में इसका उपयोग शुरू हो चुका है और गांव से शहर तक हर जगह इसकी डिमांड काफी हाई है और इसकी मार्केट वैल्यू भी उतनी ही हाई है। ऐसे में ये बिजनेस आपके लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है। आप इस बिजनेस को 25 पीसेस पर डे की कैपेसिटी के साथ आसानी से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया, 15 से 20 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 7 से 8 मैन पावर और 5 लाख से 6 लाख तक के इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। साथ ही इस बिजनेस से आप 15% से 20% तक का प्रॉफिट मार्जिन आसानी से कमा सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के बिजनेस आइडियाज। हमें उम्मीद है कि आज के बिजनेस आइडिया आपको पसंद आए होंगे। अब हम आपसे जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जहां आप एक्सपर्ट से अपने सवाल डायरेक्टली पूछ सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।